नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने जो ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की, उससे एक बार फिर मोदी लहर की बात सामने आ गई है। विपक्ष भले ही मोदी लहर को खारिज करे, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी के धुआंधार प्रचार के दम पर बीजेपी ने वोट बटोरे हैं, यह कहा जा सकता है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी पर एतबार कर रही है। ऐसे में अब दिल्ली वालों को इंतजार है कि क्या उन्हें राष्ट्रपति शासन से मुक्ति मिलेगी। महाराष्ट्र हरियाणा में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी क्या अब यहां भी चुनाव में जाने को तैयार है? क्या अब दिल्ली की जनता को चुनी हुई सरकार मिलेगी? क्योंकि गेंद अब बीजेपी के पाले में है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी जब चाहे दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज सकता है। लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव की मांग कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक तब बीजेपी को यहां स्थितियां मुफीद नहीं लग रही थीं, इसीलिए बीजेपी चुनाव टालती रही। ऐसे में अब बदली हुई परिस्थितियों में सवाल यह कि क्या मोदी लहर में अरविंद केजरीवाल भी उड़ जाएंगे? क्या महाराष्ट्र हरियाणा भी जीत लेंगे मोदी? इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दो राज्यों में शानदार जीत पर जश्न की आतिशबाजियों के शोर शुरू होते ही दिल्ली की सियासी फिजाओं में यह सवाल भी सुलगा कि क्या अगली बारी दिल्ली की है। राजनीतिक पंडितों के अनुमानों की पोथियां पलटी और आकलनों का नया सिलसिला शुरू हुआ। राजनीतिक समझदारी कहती है कि जीत से आह्लादित बीजेपी विजयी माहौल में ही दिल्ली का मोर्चा खोलना चाहेगी। ये अलग बात है कि पार्टी के नए कप्तान की बातों से अब भी चुनावी मुकाबले से कन्नी काटने की बू आती है। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य प्रकार के विकल्प जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि दिल्ली में किसी बड़े दल को बुलाना है या चुनाव की बात करनी है या उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है, ऐसा होगा तो उस पर हम अपना राजनीतिक दल होने के नाते हम उस पर विचार करेंगे। तमाम समीकरण बीजेपी के पक्ष में हैं। नरेंद्र मोदी का जादू जारी है, कांग्रेस पस्त है, बीजेपी में नई जान नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इन सब के चुनाव मैदान में कूदने के जोश से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लबरेज देख रही है। इस रिजल्ट के बावजूद ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं डर है। ये चाहते हैं कि सरकार बनाने की कोशिश की जाए। कभी ये कहते हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर आप चुनाव के लिए तैयार हैं तो चुनाव करा क्यों नहीं लेते? आप ही को डिसीजन लेना है, आप ही की पार्टी को ऑर्डर करना है, आप ही की पार्टी को कॉल करना है फिर इलेक्शन कमीशन को। आप करवाइए। चुनाव करवाने से बच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो मुकाबला था वो महाभ्रष्ट पार्टियों से था। यहाँ पे मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जिसने 49 दिन में वो सब करके दिखा दिया था जो आज तक किसी पार्टी ने करके नहीं दिखाया। भाजपा को लगता है उसकी सुनामी है, तो अगले 24 घंटे में दिल्ली विधानसभा भंग की जाए और दिल्ली में नए चुनाव कराए जाएं। और मेरा ये आरोप है कि आप पार्टी और भाजपा नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में, दोनों ही चुनाव से भागना चाहते हैं। कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ चुनाव में जाएगी। हम चुनाव के लिए तैयार हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। तो दिल्ली को लेकर अब भी बीजेपी बहुत आश्वस्त नहीं दिख रही। कई किस्म के किंतु परंतु बीजेपी की राह के रोड़े बनकर अब भी खड़े दिख रहे हैं, लेकिन अशोक रोड से छनकर आ रही खबरें बता रही हैं कि आला कमान चुनाव को और ज्यादा टालने के मूड में नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह और भी है। चुनाव जनवरी में हो सकते हैं क्योंकि 15 फरवरी तक राष्ट्रपति शासन की मियाद है। जनवरी में दिल्ली का मौसम सर्द होगा, बिजली पानी का संकट नहीं होगा, बीजेपी घेरेबंदी से बच जाएगी, स्कूल के इम्तिहान का भी झंझट नहीं रहेगा और सबसे बड़ी बात कि 2 महीने में मोदी के जादू में किसी अप्रत्याशित गिरावट की भी गुंजाइश नहीं दिख रही। तो अब सवाल यही है कि क्या मोदी रथ पर सवार बीजेपी दिल्ली के दंगल में कूदने का दम दिखाएगी, और अगर हाँ तो मोदी लहर में क्या इस बार उड़ने की बारी केजरीवाल की होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तमाम सवाल हैं। दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा के जो नतीजे आए उसके बाद कई सियासी समीकरण बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम पहलुओं पर हमारी बातचीत होगी। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं और आशुतोष भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आशुतोष, मैं आपसे ही इस बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। जहां कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है और उस लहर का असर भी देखने को मिला महाराष्ट्र और हरियाणा में। जब भी हथनी कुंड बैराज में जलस्तर बढ़ता है,
जैसे ही वहां से पानी छोड़ा जाता है, यमुना का जलस्तर दिल्ली में बढ़ जाता है, तो जो बीजेपी की लहर है वो यहां आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप? आपने अच्छा उदाहरण दिया है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि दिल्ली के आप तो अभी हरियाणा में जो हथनी कुंड के बारे में बातचीत करें, मैं तो सीधे कह रहा हूं, आप हरियाणा में जाइए, आप दिल्ली के अंदर जाइए। दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती। ये तक दावा किया कि विधानसभा के 60 असेंबली सेगमेंट्स में वो आम आदमी पार्टी से आगे थे। और जब 7 लोकसभा सीट जीतने के बाद भी अगर आप बीजेपी दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं करा पाई या चुनाव कराने की हिम्मत नहीं करा पाई, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाई कि वो सरकार बनाने के पक्ष में है या विधानसभा डिसॉल्व करने के पक्ष में है, 4 बार उसने सरकार बनाने की असफल कोशिश की, तो ये कैसे मान लिया जाए कि हरियाणा का असर दिल्ली के अंदर होने वाला? पहली बात। दूसरी बात यह कि बीजेपी के सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर 7 लोकसभा सीट जीतने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर चुनाव कराने की हिम्मत उसके अंदर क्यों नहीं हुई? इसका बहुत स्पष्ट कारण है, वो कारण मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो 49 दिन की सरकार चलाई थी, उसके अंदर जो कहा था वो करके दिखाया था, चाहे बिजली के दाम हो, चाहे पानी के दाम हो, चाहे स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा का मामला हो, या फिर अस्पताल के अंदर मुफ्त दवा देने का मसला हो। सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया था। और अरविंद केजरीवाल के नहीं, देखिए काम बहुत आपने किया आशुतोष जी। नहीं, काम जो आप लोगों ने किया उसकी सराहना भी उस दौरान की गई, लेकिन जिस तरीके से सरकार छोड़कर चलते बने, उससे आप लोग सवालों के घेरे में आ गए। मैं उस पर आऊंगा आशुतोष, मैं उस पर आऊंगा, आपके पास दोबारा लौटता हूं। विजेंद्र गुप्ता मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, बुनियादी सवाल तो मेरा यह है, आप लोग ताकत टटोलने का इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद भी क्या उनकी लहर बरकरार है? अब तो आप लोगों को लग रहा हो कि लहर है, महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजे बता रहे हैं, तो अब तो बता दीजिए कि दिल्ली में कब चुनाव करवाएंगे? ये बेकार है, हो गया। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आनंद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज आपकी पहली बार मैंने सुनी है। अभी पिछले 10 मिनट से मैं बैठा हूँ चैनल पर, मुझे कुछ कनेक्ट ही नहीं था। मैं अब आप मुझे सवाल करिए। तकनीकी खामी आ गई थी। जी, सवाल कर, मैंने इससे पहले कुछ ना सुना है ना समझा है, फिर भी आप मुझसे सवाल करिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आशुतोष से भी मेरी यही बात हो रही थी, मैं उनसे यही सवाल पूछ रहा था कि अगर लहर है नरेंद्र मोदी की, जैसा कि कहा जा रहा है और जो देखने को मिला भी है महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो किसी तरह की कोई बेचैनी घबराहट तो आम आदमी पार्टी में नहीं है। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि आप लोग के लिए तो स्थितियां मुफीद अब नजर आ रही हैं, तो क्यों नहीं अब चुनाव करवा लेते? अब तो बता दीजिए कि दिल्ली में कब होंगे चुनाव? आनंद, कब तक राष्ट्रपति शासन रखेंगे यहाँ पर? आनंद, हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहे। अगर हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार ना होते तो 12 दिसंबर 2013 को उपराज्यपाल को मना करके क्यों आते हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते और हमारे पास बहुमत नहीं? हम तो बार बार ये कहते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के बीच में जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक नौटंकी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है और जनता के बीच में ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम चुनाव चाहते हैं, बाकी लोग चुनाव नहीं चाहते। नहीं सर, तो अड़चन कौन है, राह में बाधा कौन है? विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए ये भ्रम वाली स्थिति है, जिस बात आप कह रहे हैं। अगर आप चुनाव चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, आप लोग जब चाहेंगे एक इशारा मिलते ही चुनाव हो जाएगा, ऐसी बात है नहीं? राज्यपाल इसकी सिफारिश कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि असलियत में अगर चुनाव कोई नहीं चाहता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है जो चुनाव नहीं चाहते हैं। क्योंकि 21 मई को चिट्ठी किसने लिखी उपराज्यपाल को कि अभी असेंबली को भंग न किया जाए? पिछले 1.25 महीने से केजरीवाल एक शब्द नहीं बोल रहे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे कि दिल्ली में चुनाव कराओ। तीसरा, एक मिनट, ये क्या बात है? धरना प्रदर्शन करें तभी आप चुनाव करवाएंगे? एक मिनट, दिल्ली में क्यों राष्ट्रपति शासन? मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। तीसरा, इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात की थी, कहां गया वो? यानी कि ये सिर्फ लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं, एक इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा कि अंदर से दोनों सवाल है पूरी तरह से घबराए हुए। कोई इंटरनल सर्वे आप लोगों ने करवाया है क्या? थोड़ी सी ये जो मांग चुनाव ना करवाने की मंदी पड़ गई, क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? कुछ ऐसा तो नहीं कि इंटरनल सर्वे कुछ बढ़िया इशारा ना कर रहा हो? आपने मुझसे सवाल किया बात से आज तक हम लगातार कहते आ रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, विधानसभा भंग होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई बदल नहीं। बीजेपी दरअसल सवाल का जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्यों ये नहीं कह पाई वो विधानसभा चुनाव कराना चाहती है, विधानसभा नहीं चाहती है, और खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी को साफ जो पूछा था इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। बीजेपी की दिक्कत यह है कि आज दुर्भाग्य सौभाग्य
करना पड़ रहा है। और दिल्ली की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल मुझे फिर आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आवाज कहीं नहीं जा रही है, फिर से कोई टेक्निकल फॉल्ट है, माफी चाहूंगा। आशुतोष जी, मैं आता हूं आपके पास। आवाज आपकी सर नहीं आ पा रही है, ना मुझ तक आ रही है, ना हमारे गेस्ट और जो है उनके पास जा पा रही है। बीम अफजल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे चाहूंगा कि जरा इसका जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस को भी चुनाव का इंतजार है क्या, या महाराष्ट्र या हरियाणा के जो नतीजे हैं वो देखते हुए आप चाह रहे हैं कि फिलहाल कहीं ना चुनाव हो तो ही बेहतर है? देखिए अखिलेश जी, मैं तो इधर उधर की बात करने की बजाय और दावेदारी करने की बजाय बहुत तथ्यों पे बात करता हूं। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए हमने पहले कहा था और हमने उनकी सरकार के लिए कहा कि आप चलाइए, उसके बाद वो छोड़कर चले गए। उसके बाद से हमारा मुसलसल रुख यही है कि आप चुनाव करवाइए। अगर हम जैसा विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं हम चुनाव नहीं चाहते, हमको क्या नुकसान है चुनाव के अंदर, चुनाव करवाइए जरूर। इसलिए अगर चुनाव होगा क्या नुकसान है, क्या मतलब है मीम अफजल जी, क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि जितना नुकसान हो चुका उससे ज्यादा तो अब नुकसान हो नहीं सकता कांग्रेस को, और फायदे की कोई उम्मीद नहीं है? मुफीद है आपके लिए, सही कह रहे हैं, जाएंगे नहीं, ऐसा सोच रहे हैं? सही कह रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमको तो फायदा ही होने वाला है, इसलिए हम तो चुनाव चाहेंगे, वरना तो हम 2 दिन के अंदर बात करके आप पार्टी को कह सकते थे कि आप दोबारा सरकार बना लो, चला लो। लेकिन ना इसके अंदर, अब मैं जहां तक समझता हूं, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप पार्टी भी नहीं चाहती चुनाव, हम हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि हम दोनों नहीं चाहते हैं। हम दोनों का इंटरेस्ट क्या है? दोनों लोग डरे हुए हैं, इनका तो गवर्नर राज चल रहा है, दोनों लोग डरे हुए हैं, इंटरेस्ट तो इनका है, चुनाव नहीं चाहते, घबराए हुए हैं। अच्छा, तो अगर आगे चुनाव होगा तो क्या नहीं डरेंगे? घबराए हुए हैं। आज क्यों डरे हुए हैं हम? आगे अरे आप भी डर रहे हैं। आप तो सीना फुला करके ऐलान करिए ना फिर। और महाराष्ट्र के बाद तो आप हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद ऐलान करिए ना विजेंद्र गुप्ता जी, घबराई हुई है, कहिए ना कि हम चुनाव कराएंगे। देखिए विजेंद्र गुप्ता बोलिए ना, जिम्मेदारी अरे हम कह रहे हैं आप करवाइए, हम तैयार हैं बिल्कुल, ठीक है, सब तैयार है लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है, ये स्थिति है। आपको सब तैयार है, फिर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए जरा सर। हरियाणा और महाराष्ट्र की स्थिति जो है ना उससे थोड़ा अलग है दिल्ली का मामला। सर सुन लीजिए, यहाँ पर वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने राजनीति के कई समीकरण बदल दिए। जब उन्होंने चुनाव पिछली बार लड़ा दिल्ली में, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, तमाम जो स्थापित दल थे उनकी चूल्हे हिला दी उन्होंने। तो यहाँ चुनौती इतनी आसान नहीं होने जा रही विजेंद्र गुप्ता जी, अगर आप सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे ना दिल्ली के अंदर। मुझे मौका दीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब देना। हाँ जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये है कि हरियाणा से और महाराष्ट्र से कौन भागे, ये बताइए आप। और वाराणसी में जाकर के जो अपनी स्थिति, दयनीय स्थिति बनाई, वो किसकी बनी? और आज पार्टी के तमाम लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, पूरी तरह से ये पार्टी बिखर चुकी है। नहीं, मेरा जो सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत सीधा सा सवाल आपसे पूछा विजेंद्र जी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में दोनों दलों के पास जो आपके खिलाफ राजनीतिक पार्टियां थी, वहां पर था, कई नेता थे, अरविंद केजरीवाल है, आपको समझना पड़ेगा। बाकी नेताओं में केजरीवाल में फर्क है। केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने राजनीति में कई समीकरण बदले। हमारा ये कहना है कि जो गणित थे उसको बिगाड़ दिया अरविंद केजरीवाल। जनता के बीच में ये दल पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। और लोकसभा के चुनावों में केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी थी, 2 लाख मतों से प्रत्येक सीट पर बुरी तरह हारी है। और कांग्रेस के उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हुई थी। अच्छा, तो इसलिए ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस आने वाले चुनाव में फिर से भारी पड़ेंगे, ये मिथ्या है। दूसरी बात, विजेंद्र गुप्ता जो कह रहे हैं उसका एक संकेत क्या माना जाए कि मोदी लहर में दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल भी उड़ जाएंगे? दूसरी बात है, मैं साफ रूप से कहता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। मोदी आपने जो बात कही विजेंद्र गुप्ता जी, मैं उसका जवाब ले लूं। पहले आशुतोष विजेंद्र जी को शांत कराइए पहले। जी बोलिए सर। आशुतोष जी देखिए, देखिए दिल्ली की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात, महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर बीजेपी का मुकाबला दरअसल भ्रष्टतम पार्टियों से था और लोगों ने कम भ्रष्ट पार्टी को वहां मौका दिया है। दिल्ली के अंदर उनकी लड़ाई एक ऐसी पार्टी के साथ है जिसके चरित्र पर कोई दाग आप लगा ही नहीं सकते भ्रष्टाचार के मसले को लेकर। और आपने सही कहा, हमने देश की राजनीति की समीकरणों को बदलने का काम किया है। एक ऐसी पार्टी जिसके पास आज भी बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए जमा जाते हैं, पता नहीं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की ताकत है,
जरा बीजेपी सवाल का जवाब दे दी। हजारों करोड़ रुपए महाराष्ट्र में कहां से फूका उसने, हरियाणा में कहां से फूका उसने? हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं। लेकिन आशुतोष जी देखिए, आशुतोष जी लेकिन एक सवाल है, जो बात आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, बदल के हमने दिखाया आशुतोष जी। लेकिन देखिए, एक बड़ी हकीकत यह है कि दिल्ली में अगर आने वाले दिनों में चुनाव होगा, जाहिर तौर पर यहां भी कुल मिलाकर स्थिति वही बनेगी कि दो चेहरों के बीच चुनाव हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब प्रचार करते हुए नजर आएंगे, आपके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल होंगे। बनारस में हमने देखा जब मोदी और केजरीवाल टकराए थे तो क्या हुआ था, कहीं वही तस्वीर फिर यहां ना देखने को मिल जाए। एक बात मैं अखिलेश कहना चाहता हूं सर, विजेंद्र जी, लोकसभा का चुनाव था बनारस के अंदर, बनारस के अंदर लोकसभा का चुनाव था और वहां नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता ने जिताया। हम उसे आंखों पर रखते, सीधा जवाब दीजिए, सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है, सवाल इस बात को लेकर दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से अगर कोई होगा तो जगदीश मुखी होंगे, और जगदीश मुखी और अरविंद केजरीवाल के बीच में जब भी मुकाबला होगा तो जनता जानती है कि उसका फैसला किसी पक्ष में आएगा। तो बीजेपी सवाल का जवाब दे, भाई आप जगदीश मुखी को बनाना चाहते हैं? नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी के तो चेहरे, आपका चेहरा कौन होगा विजेंद्र गुप्ता जी? सवाल हो रही है, चेहरा कौन होगा विजेंद्र गुप्ता जी? मोदी, नरेंद्र मोदी साहब के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे? आप ये कैसी डिबेट करा रहे हो? उनसे झूठ पर झूठ बुलवाए जा रहे हो और फिर आप जवाब भी नहीं देने देते। नहीं बोलिए ना विजेंद्र जी, बोलिए। दूसरी बात ये हमारी पार्टी के निर्णय ये करेंगे क्या, या ये हमारी पार्टी के कंसल्टेंट है जो सलाह हमको देंगे हम वैसा करेंगे? दूसरी बात इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में हमने भ्रष्टम पार्टी को हराया। अरे इन्होंने तो भ्रष्टम पार्टी के साथ दिल्ली में समझौता किया था, सरकार चलाई 49 दिन। समझौता तो अब आप ही करने जा रहे हैं। अब आप बात पूरी होने दीजिए। गुप्ता जी, अब आप भी तो एनसीपी से बाहर से समर्थन लेने को तैयार दिख रहे हैं, खारिज नहीं कर रहे हैं। वो एनसीपी जिसको आप लोगों ने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। अखिलेश जी, आप भी अपने ऊपर आम आदमी पार्टी का लेबल लगा लीजिए। अगर ना देखिए, सवालों का जवाब दीजिए सर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपके मन मुताबिक सवाल पूछो। आप बात काट रहे हैं। नहीं, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, उसको काट रहे हैं आप। अच्छा बोलिए अपनी बात। चलिए आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं सवाल पूछूंगा। देखिए, आप इनसे ये पूछते कि आपने भ्रष्टम पार्टी के समर्थन से 49 दिन सरकार बनाई, उसके बाद 20 मई को आपने मनीष सिसोदिया के ससुराल में कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक की, क्या वो मिलकर के फिर सरकार बनाते हैं? अभी थोड़े दिन पहले केजरीवाल ने खुद कहा कि हम हर पार्टी से बात करेंगे, यानी कांग्रेस से हम बात करेंगे दोबारा से। तो ये तमाम बातें जनता की समझ में आ रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी का ये हश्र हो रहा है कि 400 से ये कहते हैं देश की राजनीति बदली है, 400 से ज्यादा सीटों पर तो इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, और कितनी सीटें तो ऐसी थी जिस पर आप उंगलियों पर कितने मत मिले लोकसभा में ये गिन सकते हैं। तो प्रश्न आपकी बात पूरी हो गई विजेंद्र गुप्ता जी? ये पार्टी सर, अब आपकी तो बात पूरी हो गई ना, कुछ तो नहीं बचता। मैं जाऊं दूसरे मेहमान के पास। एक लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ, बिल्कुल छोटे में रखिएगा। कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर 30 किलो या 40 किलो का पहलवान 100 किलो के पहलवान को चुनौती देकर ये कहे कि मैं बड़ा पहलवान हूं, तो जनता सब देख लेगी, समझ लेगी। ऐसा है क्या आशुतोष जी, क्या ये स्थिति है जो वो बता रहे हैं? देखिए, दरअसल विजेंद्र जी को इतिहास बोध नहीं, और अपनी पार्टी के इतिहास भी शायद इन्होंने पढ़ा नहीं। 1952 में जब पहली बार जनसंघ ने चुनाव लड़ा था तो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके थे। 1957 में चुनाव लड़ा था तो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1984 में बीजेपी के पास 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमने 1 साल के अंदर सुन लीजिए, शालीनता के साथ बात सुनने का अभ्यास करिए। 1952 वाली शालीनता से बात को सुनने का अभ्यास कर लीजिए। विजेंद्र गुप्ता जी सुन लीजिए, देखिए आप नाराज हो रहे थे जब दूसरे मेहमान बोल रहे थे, अब तो सुन लीजिए आशुतोष कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए, फिर आपको भी मौका दिया जाएगा, आप बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। आशुतोष। अखिलेश जी, दिक्कत क्या है कि जब कोई नई उभरती हुई पार्टी आती है तो जो एस्टेब्लिश पार्टी उनको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उनको बोलने न दे, ये पूरी कोशिश करते हैं। मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश ने यह भी देखा है कि 1 साल के अंदर पार्टी बनी और 28 विधानसभा की सीटें उसने जीती। 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर 4 लोकसभा की सीटें उसने जीती। ये विजेंद्र जी को याद नहीं रहेगा। उनकी पार्टी को 40 साल से ज्यादा लग गए दिल्ली के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करने में।
तो ये इतिहास है विजय जी, जिसके बारे में भी जरा सोचिएगा। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि भाई अगर आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं तो जाइए 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दीजिए कि हम विधानसभा भंग करवाने की संस्तुति कर रहे हैं और हम विधानसभा चुनाव चाहते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, चलिए ठीक है, सवाल सही आशुतोष आपका, आज आप जवाब लगा हुआ। विजेंद्र गुप्ता जी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कह देंगे हुआ है कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव होगा तो आपकी अगर मगर में नहीं। विजेंद्र गुप्ता जी, सीधा अगर आप जवाब दें, सीधा दिल्ली की जनता चाह रही कि अब उसको चुनी हुई सरकार। जवाब ये है कि इन्होंने खुद माना कि ये जो 1952 की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। देखिए अब आप कहीं और चले गए सर, मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा, इतिहास पर कभी और बहस कर लेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब आपको अपना पक्ष रखना होगा, क्या ये रुख होगा? आप कहेंगे कि हाँ आप चुनाव करवा लेते हैं दिल्ली में? पहला तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने वाला है। ये फैसला उपराज्यपाल की कोर्ट में होने वाला है, वहां पर ये इस बात को करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हमारा ये कहना है इनको भारत के राष्ट्रपति पर, भारत के दिल्ली के उपराज्यपाल पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सारे फैसले संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से होने और ये फैसले उनको लेने, और वो जब ये फैसला लेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि हम ये बार बार कह चुके हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है। हमने एक बार भी ये दम नहीं भरा। एक मौका दिखा दीजिए जब हमने ये कहा हो कि हमारे पास बहुमत है। इन्होंने दोनों तरह की बातें होती रही हैं। इन्होंने बीच में ये भी कहा जाता रहा है कि सरकार हम बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। आपके नए नए जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, उन्होंने किस तरह के बयान दिए थे सबको पता है। चलिए ठीक है, मीम अफजल जी, मीम अफजल जी, आखिरी सवाल मीम अफजल जी आपसे मेरा, एक मिनट सर। मीम अफजल जी जरा ये बताएं, आप लोगों को जो पार्टी अब तक सांप्रदायिक लगती रही, वो पार्टी तथाकथित तौर पर, जैसा कि आप उसको सांप्रदायिक कहते हैं, वो तो और मजबूत हो रही है, पूरे देश में फैल रही है। तो क्या दिल्ली में भी कुछ आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा महागठबंधन तैयार कीजिए कि यहां पर रोक सकें उसको? देखिए, महागठबंधन की दिल्ली में वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस दुविधा से बाहर आ जाना चाहिए। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और ये जो गवर्नर साहब की कोर्ट में बॉल अपनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो गवर्नर साहब की एडवाइस कौन करने वाला है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो विजेंद्र गुप्ता जी भी पॉलिटिकल आदमी है, मैं भी और आशुतोष भी, और आप भी जानते हैं कि गवर्नर साहब को जिस दिन एडवाइस सरकार करेगी कि भैया हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, गवर्नर साहब फौरन इलेक्शन कर देंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बॉल जो है बीजेपी की कोर्ट में है। बीजेपी इलेक्शन से पहले भी भाग रही थी और आज भी भाग रही है। चलिए, लेकिन सवाल ये कि अब क्यों भाग रहे हैं? अब तो वो जो मोदी लहर आप लोग कह रहे थे, उसका असर आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी देख लिया। सर वक्त नहीं है विजेंद्र गुप्ता जी और आशुतोष जी, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों के पास नहीं आ पाऊंगा सर, बिल्कुल टाइम नहीं है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए आप तमाम मेहमानों का।